हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं राजेश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु पर। दोस्तों, यूपी पीजीटी 3 सितंबर सन 2006 का सॉल्व्ड पेपर 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करता हूं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और फिर देखिए एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज़ और लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अधिक देरी ना करते हुए चैनल पर बढ़ते हैं और आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करना। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वियोगी हरि। अगला है प्रश्न नंबर 2, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, उत प्लस डयनम। उत प्लस डयनम व्यंजन संधि है। अगला है प्रश्न नंबर 3, आदर्श यदि वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अमुभ्यः। अमुभ्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होता है। एक अर्थी शब्द में देखते हैं तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए क्या होगा? तो 4 का विकल्प नंबर हमारा डी से होगा, आकस्मिक पतिका। आकस्मिक पतिका 4 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अरबी का। अरबी भाषा का शब्द वकील है। अगला है प्रश्न नंबर 6, षट्टक है। षट्टक है 6 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, षट्टक एक प्रकार का नाटक है। षट्टक एक प्रकार का नाटक है। प्रश्न नंबर 7 है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मैत्री पुष्पा की है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? 8 का विकल्प नंबर ए सही होगा, हम हसमत 2। प्रश्न नंबर 9 है, निबंध संग्रह शब्दिकता के निबंधकार हैं। तो शब्दिता के निबंधकार कौन है? प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता, विवेकी राय। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है तो 10 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, कल्प वृक्ष का। अलंकेश कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 11 है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। 11 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, भिज्ञ। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो 12 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, अनयः। अनयः बनेगा। प्रश्न नंबर 13 है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 13 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, 3। निराला की साहित्य साधना आलोचना जो है उसके 3 भाग हैं। कई बार पूछा गया है मित्रों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो 14 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, के लिए के रूप में प्रयोग होता है। 14 का सी सही हो जाता है।
प्रश्न नंबर 15 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, शम। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, गांव के चारों ओर जल है। गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? इसमें संस्कृत अनुवाद बनाना है और या सही करना है इसमें। तो 16 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, ग्रामम परितः जलम अस्ति। ग्रामम परितः जलम अस्ति, 16 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, शु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? इस संधि में कौन सा सूत्र लागू होगा? 17 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, इको यड़च। इको यड़च सूत्र यड़ संधि है, इको यड़च सूत्र लागू होगा। प्रश्न नंबर 18 है, इस्तो स्नाशो इश्चो, इस सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, रामस चिनोति। रामस चिनोति, इसमें शकार का शकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो 19 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, 19 का ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो सर रहा है? कौन सा अलंकार है इसमें बताना है। तो 20 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार है इसमें, 20 का सी। प्रश्न नंबर 21 है, मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, और चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह सबल छूट गया था, और अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसमें से इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 21 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस इसमें है, तो 21 का बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 22 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। प्रश्न नंबर 22 का डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म विश्वस्त नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? ये छंद बताया है कि प्रैक्टिस सेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्रश्न को, इस पेपर को, इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा सॉल्व करें। और बहुत अच्छी काव्य पंक्तियाँ इसमें पूछी गई हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो 23 का देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। 23 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, 14 मात्राओं के यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर को की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था।
उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है, ये बताना है। तो 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ओज। ओज यानी वीरस। अगला है प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। कंकड़ कुडित रडित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे शब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, तो इसमें काव्य दोष बताना है। 25 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, च्युत संस्कृति दोष। 25 का डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। 26 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 27 है। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। 27 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, मुद्रा राक्षस की। 27 का ए सही हो जाता है, मुद्रा राक्षस की। दोस्तों रचनाओं को थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे और काव्य पंक्तियों को थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे ताकि याद हो जाएं, हमारे जहन में बैठ सकें। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, लघुत्रयी में नहीं आती है ये पूछा गया है। 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, रघुवंशम लघुत्रयी में नहीं आती है, बाकी सब आती हैं। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं, तो कालिदास से पूर्ववर्ती कवि इसमें पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, भास कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। अगला है प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन से कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, तो अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो 30 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, भारवी। प्रश्न नंबर 31 है। बभूव धातु रूप किस लकार का है, बभूव धातु रूप किस लकार का है। 31 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है, लिट लकार का है। प्रश्न नंबर 32 है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 का ए सही जाता है, प्रादयः, प्रादयः 32 का ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 33 है। विषुड़वेद का संधि विच्छेद है, विषुड़वेद का संधि विच्छेद कौन सा है, तो 33 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, विषुड़ो प्लस ए। प्रश्न नंबर 34 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही जवाब देना है। तो 34 का थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सारे विकल्प को सामने ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो कालिदास की कौन सी रचना है, कालिदास को ए को का को हम 2 से मिलान कर देते हैं, मेघदूत कालिदास की। भास की स्वप्नवास दत्तम, विश्वनाथ और मम्मट के काव्यदर्श और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। इस प्रकार से देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही जाता है। का को 2 से मिलान करते हैं, खा को 1 से करते हैं, गा को 4 से और घा को 3 से। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है हमारा। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का। काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं, तो अभी हमने देखा काव्यदर्श के रचनाकार कौन हैं, तो काव्य प्रकाश देखा और यहाँ पर पूछा गया है काव्यदर्श। थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो 35 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, डी काव्यदर्श के दंडी रचनाकार हैं। वहाँ पर काव्य प्रकाश था, यहाँ पर काव्यदर्श है। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है,
कौन सी कृति जो है कालिदास के द्वारा रची गई नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है उत्तर रामचरितम सी। 36 सी सही हो जाता है उत्तर रामचरितम। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है। पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है। तो 37 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है माता च पिता च। प्रश्न नंबर 38 है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, ये सभी जानते होंगे। 38 का विकल्प नंबर सी, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 39 है, 39 को देखते हैं। असंभ्यम शब्द रूप है, असंभ्यम शब्द रूप है। तो 39 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है अस्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का, अस्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का है। प्रश्न नंबर 40 है, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा होगा। तो 40 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है अपठाम। 40 का ए से ज़्यादा अपठाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, 41 को देखते हैं। मत्याम शब्द रूप है, तो मत्याम शब्द रूप कौन सा है। 41 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है मतिक शब्द के तृतीय बहुवचन का मत्याम रूप बनेगा। 41 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो 42 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है तत्सम। प्रश्न नंबर 43 है, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो अंगिका किस राज्य की बोली है। 43 का विकल्प नंबर ए सही जाता है बंगाल की। प्रश्न नंबर 44 है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं। 44 का विकल्प नंबर बी मैथिली उपबोली में उपभाषा में भी हैं। प्रश्न नंबर 45 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो 45 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने नहीं लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 46 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है अधिशासी शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 47 है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो अलूक समास है, अलूक समास है। 47 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है अलूक समास है। अगला है प्रश्न नंबर 48 है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। 48 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा है कवियत्री। प्रश्न नंबर 49 है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। 49 का सी सही हो जाता है ऋषिका। प्रश्न नंबर 50 है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। 50 का बी सही हो जाएगा पूज्य। प्रश्न नंबर 51 है, 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो 51 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है अभिज्ञ अशुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 52 है, 52 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। तो 52 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है डॉट। प्रश्न नंबर 53 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। 53 का विकल्प नंबर सी सही जाता है श्लिष्ट कहा जाता है। 53 का सी श्लिष्ट। प्रश्न नंबर 54 है,
राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसी रचनाएं और ऐसे प्रश्न ही दोबारा पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी हो सकता है, तो 100% ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना रहती है। तो राजशेखर की कौन सी रचना अधूरी है, ये पूछा गया है। 54 का विकल्प नंबर ए बाल रामायण अधूरी है। प्रश्न नंबर 55 है, सत्यार्थे पृथगतार्था यह स्वर व्यच न संग्रहते क्रमेण तेनैवा वृत्तिर्मयंकम विनिगमते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने? विकल्प नंबर 55 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, मम्मट का। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? आसान सा प्रश्न है। 56 का बी सही हो जाता है, 2। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? 57 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 58 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है? तो 58 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसमें भी पूछा गया है और 59 का विकल्प नंबर ए सही होगा, सन्यासी। अगला है प्रश्न नंबर 60 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो आसान सा प्रश्न है, 60 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अजातशत्रु कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो 61 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वारिधि। अगला है प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? 63 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरती है। प्रश्न नंबर 64 है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो 64 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य है। अगला है प्रश्न नंबर 65 है, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? 65 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, बाणभट्ट की। प्रश्न नंबर 66 है, वाक्यम रसाक्तम काव्यम किसका कथन है? तो 66 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, विश्वनाथ का। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है? तो 67 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, किरातार्जुनीयम भारवी की है। प्रश्न नंबर 68 है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? 68 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 69 है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 69 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, युग्मक ध्वनि है। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 70 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मृत्यु। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह कौन सा कहा जाता है? तो अयोग्यवाह 71 का ए सही हो जाता है, विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, 72 का डी सही हो जाता है, सारंग। प्रश्न नंबर 73 है, अंतरंग का सही विलोम है। अंतरंग का सही विलोम है, 73 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, बहिरंग। प्रश्न नंबर 74 है, शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 74 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, तक पलंग। तक पलंग। प्रश्न नंबर 75 है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बिनता मित
यह कथन किसका है? तो 75 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, केशवदास का है। प्रश्न नंबर 76 है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो 76 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, स्मृति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आचार्य देव ने किस रस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो स्मृति को कहा है। तो प्रश्न नंबर 77 है, एकोरशाह करुड़ेव किस कवि की उक्ति है? एकोरशाह करुड़ेव किस कवि की उक्ति है? तो 77 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, भवभूति की। प्रश्न नंबर 78 है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? 78 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, रूपक। प्रश्न नंबर 79 है, सिंधु सरोज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी है, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 79 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, लक्षणा। लक्षणा सही हो जाता है, 79 का डी। प्रश्न नंबर 80 है, किस तिथि को हिंदी के राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 80 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 81 का विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 81 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं? तो 81 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, 52। प्रश्न नंबर 82 है, शंकर शब्द का अर्थ है, शंकर शब्द का क्या अर्थ है? तो 82 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, दो भाषाओं के योग शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर 83 है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? 83 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, देशज। प्रश्न नंबर 84 है, 84 को देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है, और जब ये किसी के अनुसार नहीं पूछा जाता तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हमें बताना है। तो संवत 1375 से संवत 1700 तक। विकल्प नंबर 84 का ए सही हो जाता है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। प्रश्न नंबर 85 है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी को संत कवि कहते हैं। तो 85 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, संत कवि। अगला है प्रश्न नंबर 86 है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी किस धारा के कवि हैं? 86 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 87 है, पद्मावत काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 87 का विकल्प नंबर डी सही जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, रसापकर्षका दोषः उक्ति किस आचार्य की है? रसापकर्षकः दोषः उक्ति किस आचार्य की है? 88 का विकल्प नंबर बी विश्वनाथ की है। प्रश्न नंबर 89 है, कीर्ति भनत भूति भली सोई और सुरसरि सम सब कहाँ हित होई? उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? 89 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, 89 का सी सही जाता है, लोक मंगल की। प्रश्न नंबर 90 है, प्रश्न नंबर 90 है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 90 का विकल्प नंबर ए से जाता है, रूपक अलंकार है।
प्रश्न नंबर 91 है, रीति संप्रदाय के संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो 91 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अगला है प्रश्न नंबर 92 है, घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद कैसा है? तो 92 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है वर्णिक छंद है घनाक्षरी। इसमें वर्ण गिने जाते हैं अक्षर। प्रश्न नंबर 93 है, 93 को देखते हैं। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने हैं? तो 93 का डी से हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 94 है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भावों के किस भेद से है? थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? 94 का विकल्प नंबर डी सही जाता संचारी भाव। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, चिरजीवों जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर को कटिस ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सा शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? 95 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है व्यंजना। प्रश्न नंबर 96 है, प्रश्न नंबर 96 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो 96 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 97 है, रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द कैसा है? 97 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है शंकर। प्रश्न नंबर 98 है, फ्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? फ्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का क्या नाम है? तो 98 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 99 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो 99 का बी से हो जाता है यात्रा वृतांत। प्रश्न नंबर 100 है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का क्या नाम है? तो 100 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 101 है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो 101 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए खंजर नयन। प्रश्न नंबर 102 है, कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? 102 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी मंजूर एहतेशाम। मंजूर एहतेशाम कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 103 है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये यह कथन किसका है? तो 103 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर 104 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। 104 का विकल्प नंबर सी से ही जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 105 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 106 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो 106 को विकल्प नंबर बी से हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सभी लोग जानते होंगे, आसान सा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 107 है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? 107 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न नंबर 108 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आसान सा प्रश्न और बहुत मज़ेदार प्रश्न हो गया, चंद्रबरदाई का है। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर ए से जाता है।
प्रश्न नंबर 109 है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? 109 का विकल्प नंबर डी सही होता है, वीर रस। प्रश्न नंबर 110 है कवि जगनिक की रचना का नाम है। कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? 110 का विकल्प नंबर सी सही होता है, आल्हा खंड। प्रश्न नंबर 111 है, 111 को देखते हैं। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो 111 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने पूर्व मध्यकाल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे पूर्व मध्यकाल कहा है और उस रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वर्णकाल भी कहा है। प्रश्न नंबर 111 का ए सही जाता है, 112 है तो 111 का ए सही जाता है डॉक्टर नगेंद्र, और 112 का मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे 112 का सी जायस नामक स्थान के निवासी थे। 112 का सी सही हो जाता है, 112 का सी। अगला है प्रश्न नंबर 113 है हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है तो 113 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न नंबर 114 है रीतकाल का नाम वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक ही कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 114 का सी विकल्प सही हो जाता है, बिहारी लाल। प्रश्न नंबर 115 है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न आ गया फिर से। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 115 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 116 द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आसान सा प्रश्न है। 116 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला है प्रश्न नंबर 117 है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो 117 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, डी, गद्यकाल। प्रश्न नंबर 118 है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो 118 का विकल्प नंबर ए सही होता है, मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 119 है कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? 119 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, वासुदेव सिंह। प्रश्न नंबर 120 है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? 120 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? 21 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, सिंदूर की होली। प्रश्न नंबर 122 है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? 122 का सी से हो जाता है, लहना सिंह। प्रश्न नंबर 123 है निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो प्रश्न नंबर 123 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 124 है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? 124 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, गीत नाट्य। प्रश्न नंबर 125 है निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? प्रश्न एक बार फिर, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो 125 और अंतिम प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का। तो
125 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। झीनी झीनी बीनी चदरिया काशी से नहीं है। प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 125 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छी सी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है और कुछ रिवाइज हुआ है, अगर कुछ थोड़ी सी मेहनत हमारी आपको लग रही है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि रह गई हो, अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से वही बात कहूँगा, लाइक और शेयर कर दें। और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका भी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व्ड पेपर लेकर के हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।